मैं अब अपने परिवार के पार्ट 2 के बारे में बतला रहा हूँ। पहले मैंने जो भी परिवार के बारे में बतलाया, जेंट्सों का नाम बतलाया, भाइयों का नाम बतलाया, ताई ताऊ का नाम बतलाया, लेकिन उनकी धर्मपत्नियों का नाम मैंने नहीं बतलाया, जो मैं बतलाने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम राधा रमन खंडेलवाल यानी प्यारेलाल जी के लड़के के परिवार के बारे में मैं बतलाने जा रहा हूँ। राजेंद्र प्रसाद खंडेलवाल सब भाइयों में बड़े, उनकी पत्नी का नाम पुष्पा देवी। दूसरे हैं वीरेंद्र कुमार, उनकी पत्नी का नाम उषा देवी। नरेंद्र कुमार गुजर गए, उनकी पत्नी का नाम रीता। और कृष्ण मुरारी लाल की पत्नी का नाम शारदा देवी है। इसी प्रकार गोविंद प्रसाद जी के 2 बच्चों की शादी हुई और 2 बच्चे गुजर गए, विपिन और गणेश गुजर गए। विजय और अजय है। विजय कुमार की धर्मपत्नी का नाम शीला है और अजय कुमार की पत्नी का नाम है छाया है। अब मेरी पिताजी यानी गोपाल दास जी खंडेलवाल के सतीश कुमार की धर्मपत्नी का नाम है शकुंतला देवी खंडेलवाल और मनीष कुमार की जो पत्नी है उसका नाम सपना खंडेलवाल है। हमारे यहाँ प्रायः जितनी भी लेडीज़ आई हैं वो यूपी से बिलोंग करती हुई आई हैं। हमारी दादी पार्वती देवी मिर्ज़ापुर की रहने वाली, मेरी ताई राजकुमारी कानपुर की रहने वाली और छोटी ताई उनका भी राजकुमारी नाम, वो आगरे के रहने वाली। मेरी माँ राधा रानी खंडेलवाल, वो आगरा की रहने वाली। राजेंद्र प्रसाद की जो वाइफ पुष्पा देवी हैं वो रहती आगरा की। कृष्ण मुरारी की जो वाइफ वो कानपुर की थी। इसी प्रकार हमारे यहाँ जो भी लेडीज़ आई यूपी से बिलोंग करके आई और हम लोग का रहन सहन खान पान जो भी हुआ यूपी से जुड़ा हुआ है। रीति रिवाज शादी ब्याह जो भी हुआ यूपी से हुआ। अब राधा रमन जी की जो 2 लड़कियां थी, एक रमा, उनके पति का नाम हरीश कुमार खंडेलवाल जो कलकत्ता में हेस्टिंग में रहते हैं। उनकी दूसरी लड़की है उमा, उस दिल्ली में रहती हैं और वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद के संग में उनका संबंध स्थापित किया है। बीना गोविंद प्रसाद जी की जो लड़की है वो बर्दवान में प्रहलाद जी के साथ उनका संपन्न हुआ। कुछ साल पहले प्रहलाद जी इस संसार से अलविदा हो गए। मेरी बहन उषा रानी और शशि वो रहती हैं शाहजहाँपुर में। उषा रानी, उनके पति का नाम विष किशोर जी, वो 2004 में विष किशोर जी गुजर गए। छोटी बहन जो शशि है वो रहती है बरेली में रहती है, गिद्धर जी खंडेलवाल। शशि के एक लड़का है विनय, उसकी शादी हो गई, उसके 3 बच्चे हैं और विनय की वाइफ का नाम श्रद्धा है। संपन्न है गिद्धर जी, कॉलेज चला रहे हैं। आज के समय 2500 बच्चे उस कॉलेज में पढ़ते हैं। प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान, मर्यादा में रहते हैं और समाज में अपना रुतबा दबदबा बना के रखे हुए हैं। राजेंद्र प्रसाद जी जो है
वो दिल्ली में रहते हैं और हरीश जी कलकत्ता में रहते हैं। इसी प्रकार बीना की छोटी बहन रेणु, वो इंदौर में नहीं, वो बेंगलोर में रहती हैं और उनके 2 बच्चे हैं। रेणु के हस्बैंड का नाम किशोर जी है। ये वह हमारे परिवार के लोगों का नाम जानकारी है। ऐसे तो उनके बच्चे हैं और बच्चे हैं, मेरे को पूरी जानकारी नहीं मिली। जितनी मेरे पास जानकारी थी मैंने दे दिया। इस प्रकार से हम लोग अपने परिवार में संगठित होकर मिलना जुलना होता था। लेकिन आज 2015 के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया हम लोग के सब समाज में। परिवार को लेके कोई चलना नहीं चाहता। परिवार को संगठित करके सहयोग देना सब परंपरा खत्म हो गया। अब सिर्फ जिस व्यक्ति का, जिस लोगों के संग में नित्य डेली का मिलना जुलना होता है, उन्हीं को वो अपने काम में बुलाना, चलाना और एंजॉयमेंट करना। दूरियां बढ़ गई, विचारों का मतभेद होने लग गया। वो सोचता वो नहीं आ रहा है, हम क्यों बुलाए, वो बोला उनके काम में उन्होंने हमको नहीं बुलाया, हम नहीं आए। बड़ी बड़ी समस्या हो रही है। सबका स्वभाव अपने अपने हिसाब से, स्थिति परिस्थिति समय के अनुसार से बदलती जा रही है और बदल रही है। इसको हम कुछ कर नहीं सकते। अब देख लीजिए, एक शंकर लाल जी के परिवार से हम लोग कितने बड़े संयुक्त परिवार के रूप में जोड़ा जाए तो हो सकता है। लेकिन आगे के परिपाटी सब चले गए, बीच वाले हम लोग कुछ रह गए हैं और आने वाली जो नैविक जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उसमें बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। मैं दुखी मन से नहीं बोल रहा हूँ। मैं आज के वातावरण जो हम परिवार में, क्या हर परिवारों में ये हो रहा है। आगे के परिवार की जो परंपरा थी, बीच वाले परंपरा में, और आज के जो नवीन परिवार जो हो रहे हैं बच्चे लोग, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। ऐसा मैंने हर समाज के लोगों से बातचीत करके ये निष्कर्ष निकाल के आपके बोला। ठीक है, जो भी है, जो हो रहा है, जो हुआ था वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो हो चुका है वो भी बहुत अच्छा। सब अच्छा ही है, कोई भी खराबी नहीं। यदि बुराई में भी हम अच्छाई ढूंढेंगे तभी आनंद है। अच्छाई में अच्छाई ढूंढने में क्या मिलेगा? हम तो बुराई में आनंद ढूंढते हैं, उसमें आनंद प्रदान करते हैं। आगे मैं क्या बोलूँ, बहुत कुछ बोला अपने परिवार के बारे में। लोग सुनेंगे और इसको अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे। जो मेरे में जो बोलने की जो काबिलियत थी, जो मेरे दिमाग में परिवार के बारे में जानकारी थी, मैं आप लोगों को बताया। पिछले हफ्ता मैंने अपने परिवार के बारे में पार्ट 1 में बोला। आज मैं पार्ट 2 परिवार के बारे में बोल रहा हूँ। कुछ बातें छूट गई थी, उस बातों को मैं ध्यान में आया, वो मैं आपको अपने परिवार के बारे में, विशेषकर अपने पिताजी यानी बाबूजी, हम बाबूजी के नाम से संबोधित करते थे। तो बाबूजी जिस स्कूल में पढ़े, हम लोग के घर के पास श्री विशुद्धानंद सरस्वती विद्यालय हाई स्कूल है। उस समय भी वो स्कूल नया बना होगा। उनके पढ़ाए हुए जो टीचर थे
मैं भी उन्हीं टीचर से पढ़ा, पिताजी भी उन्हीं टीचर से पढ़े। वो कभी कभी मेरे को डांट के ये कहते, तुम्हारे पिताजी तो पढ़ने में बहुत तेज थे और बदमाशी भी करते थे, तो उनकी बदमाशी हम बर्दाश्त कर लेते थे क्योंकि पढ़ाई में बहुत वो अच्छे थे। तुम तो खाली बदमाशी में अच्छे हो, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, इस प्रकार का वो बतलाते थे। कुछ विशेष बात उन्होंने भी बतलाई। वो टीचर जो हमको बतलाए, नंदलाल शर्मा, उन्होंने पिताजी के बारे में बतलाया। स्कूल लाइफ में वेस्ट बंगाल का टूर्नामेंट हुआ था दौड़ में, तो वो उसमें पार्टिसिपेट लिए थे और उस दौड़ में पिताजी सेकंड आए थे। उस समय उनको फेबर रूबा कंपनी की एक घड़ी प्रेजेंट में मिली थी, ऐसा नंदलाल शर्मा जी ने मेरे को बतलाया। अकाउंट के मामले में पक्के थे और इसलिए उनका अपने जहाँ नौकरी करते थे वहाँ पर उनका दबदबा बना रहता था। इस प्रकार की कई उनके जीवन में ऐसी घटनाएं होती आ रही थी। वो एक विषय अलग होता है और संतोषी प्रवृत्ति के भी बहुत थे। शेयर बाजार में अपना खुद का लेना बेचना करके, सौदा करके 2 पैसा कमाते थे। किसी को वो फाटका नहीं खिलाते थे, खुद फाटका नहीं खेलते थे और शेयर में पैसा नहीं लगाते थे। ये उनकी एक विशेष प्रिंसिपलिटी बोला जाएगा। जो भी उनकी कमाई होती थी उस कमाई का वो शेयर बाजार में ही ब्याज बदले में रुपया लगा देते थे। उनकी पहली ये विशेषता थी, कमाने के बाद सबसे पहले घर की खाने पीने की व्यवस्था को व्यवस्थित करना। वो करते भी और किया भी उन्होंने। कमाई अपनी जगह होती थी, उन्होंने कुछ फंड ऐसा बना के ब्याज में रुपया लगा दिया और लगाने से उसका जो ब्याज का रुपया था उससे हमारा उस समय परिवार का खाना पीना चलता था। वही परंपरा उन्होंने हमको भी सिखाई। हमने भी उसी परंपरा के अनुसार उनकी बनाई हुई संपत्ति को कभी छेड़ा नहीं, हाथ नहीं लगाया और उस ब्याज की कमाई से हमने अपने परिवार का लालन पालन किया। मेरा लड़का भी उसी पैटर्न पर है, उसकी भी वही सोच है। तो उनका कहने का मतलब, हमारा जीवन का अनुभव ये है, यदि किसी व्यक्ति के पास पैसा हो तो सबसे पहले वो अपने घर की खाने पीने की व्यवस्था का इंतजाम करना चाहिए। भविष्य में कभी भी उसको तकलीफ नहीं होगी। 2 पैसा जोड़ के उसके ब्याज से घर संसार का व्यवस्था करना बहुत जरूरी। उसके बाद कामनाएं बहुत है, अनंत है। पूर्ति बाद में धीरे धीरे करी, सब कामना आपकी पूर्ण नहीं हो सकती, सब काम का ध्यान भी नहीं रखना चाहिए। दूसरी विशेषता ये थी पिताजी में, 12 बजे से 2:30 बजे तक हम लोग का बाजार खुलता था। 12 बजे वो काउंटर में काम करते थे, 1-1:15 बजे वो काउंटर का काम बंद कर देते थे। उस पीरियड में उनको जो इनकम हुई या जो लॉस हुआ वो सौदा को बराबर करके सीधा भूतनाथ बाबा का दर्शन करने चले जाते थे। उनके कंट्रोल के कारण मेरी भी वही प्रवृत्ति बन गई। वो 1:15 बजे तक काम करते थे, मैं 2 से 2:30 बजे तक काम करता था। फिर हम आराम से घर चले आ जाते, वो अपना काम करके घर आ जाते, मैं अपना काम करके घर आ जाते। इस प्रकार की उनमें एक विचारधारा कुछ थी। फालतू खर्चा वो नहीं करते थे और कभी भी ये जाहिर नहीं होने दिए मैं इतना कमाया। यहाँ तक मुझे भी नहीं मालूम पड़ा अंत तक कि उनके पास कितना रुपया है। कभी कभी किसी को कहते हुए सुनते थे
अपनी कमाई का किसी को नहीं बतलाना चाहिए, यहाँ तक अपनी पत्नी और अपने लड़के को भी नहीं बतलाना चाहिए कि हमारे पास कितना रुपया, कितनी कमाई हो रही है। संतोषी प्रवृत्ति होने के कारण उनकी विचारधारा जो थी, इस विचारधारा से वो अपना जीवन यापन करते थे। विशेष बात एक और है उनकी, वैसे तो मैंने पिछले में कहा उनको कभी बीमारी नहीं हुई, यदि खुदा ना खास्ता बाती समाती कभी यदि बुखार भी आ जाता था, वो 3 दिन तक उपवास करते, गर्म पानी गुनगुना करके पीते, दवाई का सेवन नहीं करते, चौथा दिन उनका बुखार उतर जाता था। फुल्ली रेस्ट करते थे, मुंह ढक के अपना सोना, चादर ओढ़ के गरम गरम पानी पीना, तीसरे दिन उनका बुखार चला जाता था। इस प्रकार की उनकी अपनी एक विचारधारा जीवन में आई और उनको देखते हुए कुछ हद तक हम लोग, मैं, मेरा लड़का भी उसी विचारधारा से चल रहे हैं। पैसा कमाना आसान है, पैसा का व्यवस्था करके सुचारू रूप से चलाना ये भी कला है, आर्ट है। जो आदमी इस पैटर्न पर चलता है, मेरे विचार में वो कभी तकलीफ नहीं पाता। इच्छाएं, कामनाएं अनंत है। पहले ये देखना चाहिए कौन सी कामना हमारे लिए जरूरी है, नेसेसिटी, आवश्यकता, डिमांड, सप्लाई, मनी, लग्जरियस और नेसेसरी, कौन सी विशेष चीज़ की हमारे जीवन में पहले दरकार पड़ती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है सिलेक्शन, कलेक्शन एंड चॉइस। जिस व्यक्ति को ये आ जाएगा वो जीवन में कभी तकलीफ नहीं पाएगा। आपके पास मनी लिमिट है, डिमांडें अनेक है, सब डिमांडें को आप पूरा नहीं कर सकते। विशेष करके उसमें जो डिमांड बहुत ही ज़रूरी है, उस पैसा के अनुसार में आप उस डिमांड को पूरा करेंगे तो कभी लाइफ में तकलीफ नहीं पाएंगे। ये चैप्टर हर व्यक्ति स्टूडेंट लाइफ में, इकोनॉमिक्स में आवश्यकता वांट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। ये मैंने पिताजी के द्वारा कुछ उनका अनुभव से कुछ सीखा और कुछ उस किताब में जब पढ़ते थे स्कूल लाइफ में, उसको सीख के मैंने अनुभव किया। तीसरी चौथी विशेषता पिताजी की थी, कभी वो नशाखोर कोई चीज़ में नहीं थे। यहाँ तक कभी वो चाय नहीं पिए अपने लाइफ में, कभी पान नहीं खाया उन्होंने अपने लाइफ में। कभी कभार कई वर्षों में कोई शादी ब्याह में शौकिया कोई पान खा ले, कोई नशा बोल के नहीं था। न पान का, न चाय का, न तंबाकू का, न बीड़ी का, न फाटके का, कोई भी उनमें एब नहीं थी। वही हाल मेरा भी था। मैंने भी अपने जीवन में कोई नशाखोरी नहीं की। बचपन में सब मिलते हैं, दोस्त यार मिलते हैं, उस लाइन पर भी जाते हैं। कोई चाय पीने का नशा है, कोई सिगरेट पीने का नशा, किसी को शराब पीने का नशा, किसी को तंबाकू खाने का नशा, किसी को पान खाने का नशा, किसी को गुटखा खाने का नशा, किसी को भांग धतूरा खाने का नशा। ये तो ना पिताजी में था, ना हमारे में इस प्रकार की असर आया। जो भी हम लोग कमाते थे, फर्क इतना ही था, मैं साल में 2 बार 3 बार पैसा जोड़ के पर्यटन पर चला जाता था, तीर्थों में चला जाता था, धर्मस्थलों में चला जाता था। ऐसे ऐसे स्थान जाते थे, कभी हम सोचे भी नहीं थे कि इस स्थान में पहुंच जाएंगे। आज के समय में मेरी कोई अब तमन्ना नहीं, कोई इच्छा नहीं, ऐसा कौन सा जगह नहीं है भारतवर्ष में जो मैं नहीं घुमाऊँ। प्राय कर सभी घूम लिया, कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री,
नैनीताल, कश्मीर, दार्जिलिंग, धर्मशाला, डलहौजी, कुल्लू मनाली, शिमला, देहरादून, मंसूरी और भी भीतर में बहुत से छोटे छोटे है, चकोरी है, बिनसर है, पिथौरागढ़ है, लाहौल स्पीति है, लद्दाख है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 शक्तिपीठ है। मैंने खूब आनंद लिया घूम के। पिताजी को उतना घूमने का शौक नहीं था, उनका शौक पैसे को बचा के रखना और घर की परिवार की व्यवस्था करने में लगे रहे। मैं तो आनंद खूब लिया और ले रहा हूँ जब तक शरीर में दम है, ताकत है। नेपाल में मुक्तिनाथ धाम, हांगकांग, सिंगापुर, बैंकॉक, दुबई, ऐसे कई स्थान में मैंने, अरुणाचल प्रदेश में, भूटान, सिक्किम, गैंगटॉक सब पर्यटन कर दिया। जितना मैंने पर्यटन किया, जितना मैंने आनंद लिया नेचर में, उतना ही हमारा मन, चित्त, सोच, विचार बहुत परिवर्तन हुआ। यदि उस तरीके से इंसान घूमता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आना जरूरी है ऐसा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ पैसा कमाना, स्टेटस बनाना, स्टैंडर्ड बनाना, इसी में लगे हुए। मैं स्टैंडर्ड पर नहीं गया, स्टेटस पर नहीं गया, भव्यता पर नहीं गया। इच्छा किसको नहीं होती है, लेकिन ये सोच ले आदमी को कौन सी इच्छा हमको जरूरी है, कौन सी नहीं करनी। पिताजी का कुछ नसीहत मेरे को मिला और कुछ मैंने अपने पैरव के कर्म फल के हिसाब से संचित किया हुआ जो हमको फल मिला, उसके माध्यम से बुद्धि विवेक के द्वारा हमने जीवन का आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का एक तरीका होता है, उसको अपनाया और आज जीवन का आनंद ले रहे हैं। परिवार में कुछ बच्चे ऐसे हैं, थोड़ा सा अभी ध्यान में आ रहा है। राजेंद्र प्रसाद जी की एक लड़की मधु, उसकी शादी जयपुर में हुई थी। उसके पति का नाम सुरेश जी, अब वो कलकत्ते में शिफ्ट हो गए। वो उन्हीं के संग में, भाई साहब के संग में कारोबार कर रहे हैं। इसी प्रकार नरेंद्र कुमार जी की लड़की मनीषा, वो सुमित जी के संग में ब्याही है और सुमित जी, मनीषा आराम से जिंदगी अपना बिता रहे हैं। अनिल के भी 2 लड़की है, दोनों की शादी हो गई। अन्नू के भी एक लड़का एक लड़की है, उसकी भी शादी हो रही है। एक की हो गई है लड़की की, लड़के की होने का सिलसिला चल रहा है, ये साल के अंत में हो जाएगा। उधर इंदौर वाले भाई साहब वीरेंद्र कुमार जी की पोती यानी नीलेश की लड़की, उसकी भी शादी हो चुकी है। तो ये हमारा परिवार का जो मैंने आपको बतलाया, उसको ध्यान में रख के बहुत सी बात कभी याद आएगी तो मैं उसको आगे बोलूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।